डायग्राम थोड़ा जल्दी बनाओ। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन डायरेक्शन थीटा कॉमा पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम वेवलेट्स 1 and 2 is in direction theta path difference between waves from wavelet 1 and 2 is, तो पाथ डिफरेंस को हम किससे दिखाते थे? डेल्टा। तो 1 और 2 के बीच का डेल्टा कितना आया है हमारा? डी साइन थीटा। 1 और 3 के बीच का कितना आएगा? 2d साइन थीटा। 1 और 4 के बीच का कितना आएगा? 3d साइन थीटा। ऐसे चलता जाएगा, तो अपन 2 लिख के छोड़ देते हैं, आगे ऐसे ही चलता जाएगा पैटर्न। अब मुझे इससे चाहिए फेज डिफरेंस, तो पहले फेज डिफरेंस चाहिए मुझे 1 और 2 से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच। तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? क्या हो गया? ओ सीधे बैठो। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आया था? डी साइन थीटा। रखो। और दूसरे वाले के लिए जाएंगे तो 513, ये कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2d साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न सा मिल रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अगर इसमें पूरे फैक्टर को एक नाम दे दूं फाई, तो पहले वाले में फेज डिफरेंस मिल रहा है फाई, दूसरे वाले में फेज डिफरेंस मिलेगा 2 फाई, तीसरे वाले में फेज डिफरेंस मिलेगा 3 फाई, ऐसे चलता चला जाएगा। तो मैं इसे मान ले रहा हूँ फाई, तो ये आ गया मेरा 2 फाई। तो ऐसे ही ये भी आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेवलेट्स if displacement produced by wavelets 1, 2, 3 dot 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 capital N at large distance from slits, at large distance from slits are y1, y2, y3 dot 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 yn, then we can write तो displacement due to first secondary wavelet is equal to a sin ओमेगा t। फिर दूसरी सेकेंडरी वेवलेट का डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा a और साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों? दूसरी वाली वेवलेट लैग कर रही थी, पहले वाली पहले पहुंच रही है, दूसरे को ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो वह लैग कर रही है। तो लैग की वजह से मैं इसके फेज में भी क्या दे दूंगा? लैग। और फेज में लैग कितना होगा? ओमेगा टी माइनस फाई। बात समझ में आई क्या? ऐसे ही y3 क्या लिख लेंगे हम? a साइन ओमेगा टी माइनस 2 फाई एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, चलता चला जाएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
In above, capital A is amplitude of each wavelet. In above, capital A is amplitude of each wavelet. Full stop. Next line में resulting amplitude due to superposition of all waves, अरे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड नहीं यार, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, सारी वेव सुपरपोज कर रही है ना, तो एक जगह पे जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निकाल रहे हैं। रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ ऑल वेव्स इन डायरेक्शन थीटा इज, इन डायरेक्शन थीटा इज क्या हो जाएगा, सारे डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम। तो ये रिजल्टिंग के लिए y लिख दिया, दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन डॉट 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 yn। अब सबकी वैल्यूज डाल दो और एक सीरीज बनेगी हमारे पास। a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 2 एंड डॉट 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 प्लस सबसे लास्ट वाली क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। और आप देख रहे हैं पहले वाले में फेज में जो लैग है वो 0 है, दूसरे वाले में 5 है, तो nth वाले में क्या हो जाएगा, उससे एक कम, क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ 5 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 5। क्लियर है? अब ये एक सीरीज है जिसका किसी को पता है समेशन क्या आता है? मेरे को इसके खाली रिजल्ट से मतलब है। इस सीरीज का समेशन क्या आता है पता है क्या? ए तो कॉमन ही निकल आएगा सबसे, फिर क्या होता है साथ में, साइन n फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2, ये फैक्टर आता है। और साथ में साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 फाई बाई 2। तो आपको पता है ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें इसका जो भी कोफिशिएंट होता है, ये पूरा कोफिशिएंट ही हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड के जैसा। क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन से इसे कंपेयर करूं तो साइन ओमेगा टी माइनस जो भी फेज में डिफरेंस है या लैग है, उसके साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव। तो रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड को मैं कैपिटल आर से दिखा दे रहा हूं, और ये जो पूरा फैक्टर आया है इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूं, ताकि हमारी ये इक्वेशन ना थोड़ी सी वैसी दिखाई दे जैसी हमें एसएचएम वाली इक्वेशन देखने की आदत है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अब ये तो देखी हुई सी है, तो इसी के फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट किया। अब मैं रिजल्टिंग की बात करने जा रहा हूं। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जो आई है रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट at a very large distance
फ्रॉम स्लिट, फ्रॉम स्लिट। कोई दिक्कत? अब इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन होता था? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और बाकी जो मीडियम वाले सारे फैक्टर्स हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी लाएंगे तो उन सारे फैक्टर्स के लिए मैंने कांस्टेंट k यूज कर लिया था। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे रिजल्टिंग इंटेंसिटी IR will be equal to K into R square, K into R square। R कितना आया है अभी हमारा? सो K into R कितना आया था? सामने ही है, A sin n phi by 2 अपॉन साइन phi by 2, इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ n स्क्वायर से यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं। ऐसा करने से इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो phi होता है ये बहुत स्मॉल एंगल होता है, तो अगर मैं साइन phi by 2 को चाहूं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। लेकिन ये अजम्पशन मैं ऊपर नहीं ले पाऊंगा, क्यों? n phi हो रहा है, phi स्मॉल भी है, तो n की वैल्यू अगर बड़ी हो जाएंगी तो ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देने लगेगा, तो हम उसमें ये अजम्पशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यहां से k और इस n को अंदर भेज देते हैं, तो दैट इज na साइन n phi by 2 अपॉन n phi by 2 होल स्क्वायर। लिख लिया। अब ये जो phi था हमारा, ये क्या था? तो phi होता है हमारा फेज डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव के बीच में कितना आया था? d साइन थीटा। लिखेंगे d साइन थीटा। अब ध्यान दो, ये फैक्टर यहां भी दिख रहा है, यहां भी, तो मैं इस फैक्टर को बीटा से रिप्लेस कर रहा हूं, एक सिंबल दे दे रहा हूं ताकि थोड़ा और दिखने में सोफिस्टिकेटेड टाइप का कॉम्प्रेस्ड इक्वेशन आए, और कॉम्प्रेस्ड रहेगा तो याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। क्लियर है? तो मैं इस n phi by 2 को मान ले रहा हूं बीटा, और phi की वैल्यू मैं रख रहा हूं, तो n by 2, और phi अभी हमने निकाला कितना आया था? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, और यहां पे ये जो n और d है, जरा इसको देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन निकाला था b और d के बीच में, तो b इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो हम इसे लिख सकते हैं b इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन डी। तो ये जो n इंटू डी है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? स्लिट की विड्थ से, दैट इज b पाई साइन थीटा बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल टू बीटा। लिखो, कोई दिक्कत कहीं पे किसी स्टेप में तो बोलेंगे? तो हमारा बीटा आ गया पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो जो हमारी रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी होती है यानी आई आर, दिस इज इक्वल्स टू के इंटू एन ए स्क्वायर
और यहाँ पे आप इसे सेपरेट करेंगे तो k इंटू एन ए स्क्वायर ये रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी होगी, है ना। और इसे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जैसे हमने पढ़ रखा है किसी भी वेव की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर ये एम्पलीट्यूड, अच्छा कैपिटल ए किसका एम्पलीट्यूड था, जो ओरिजिनल वेव थी हमारी, तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी रिजल्टिंग की नहीं है, फिर ये किसकी है, ओरिजिनल वेव की, जो कि हमने कितनी लेके चले थे स्टार्टिंग में, आई नॉट, क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर रिजल्टिंग उसका है ओरिजिनल वेव का, तो ये इंटेंसिटी भी फॉर्मूले से किसकी होगी, ओरिजिनल वेव की। तो अब मेरा ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख रहा हूँ, जो कि थोड़ा याद करने में भी इजी रहेगा। तो k और एन ए और होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मिलेगा, तो इसका मतलब मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा आई नॉट से, और फिर मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू, और एन फाइव बाई टू को मैंने क्या ले लिया है, बीटा, तो मैं इसे लिख दूंगा साइन स्क्वायर बीटा, अरे कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई ये एन फाइव बाई टू, इसे भी क्या माना था हमने, बीटा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यानी दिस इज बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से लिखो। साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारी रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी। और अब आप ध्यान से देखो, आई नॉट फिक्स है, ये डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे, दैट इज फिक्स वैल्यू। साइन स्क्वायर बीटा में बीटा ही वेरिएबल है, और बीटा अपने आप में किसका फंक्शन है, थीटा का। तो मैं स्टार्टिंग में यही लेके चला था कि इंटेंसिटी जो आती है वो आती है फंक्शन ऑफ थीटा, वो मैंने फाइनली प्रूफ करके इस रिलेशन में दिखा दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। अब आएंगे हम मैक्सिमा और मिनिमा के गेम पे। तो इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गई, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, और बीटा अपने आप में क्या है वो ध्यान रखना, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। बी क्या था हमारा, स्लिट का साइज, पाई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा में थीटा क्या था, जो रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल वाली वेव्स का ही हमने इंटरफेरेंस करवाया था सारी, और लैम्डा तो क्या होगा, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफ्रैक्शन मिनिमा, नहीं पहले मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन या मिनिमा ही लिखो यार पहले, मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, ये हटा दूं, बना लो। हो गया, देखो हेडिंग डाल दी, डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये हमारी सिंगल स्लिट, ये हमारी रेफरेंस लाइन, इस पे हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दी, जो वेव फ्रंट पास किया उसमें से केवल वो वेव्स ली जो रेफरेंस लाइन से कितने के एंगल पे हैं, थीटा, और ये जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई हमारी फॉर्मूले में वो आई इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी, यानी ये आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। यहाँ पे बीटा किसके बराबर था, पाई बी साइन थीटा बाई लैम्डा। क्लियर है। तो अब मैं देखने जा रहा हूँ कि ये जो मेरी सेंट्रल लाइन है, इस पे जो वेव्स इंटरफेयर करेंगी उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अगर मिनिमा की बात करें तो ये रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो बीटा पे डिपेंड कर रहा है, और बीटा अपने आप में थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा कम हो। तो मान लिया मैं सेंट्रल लाइन के ऊपर ही पता करने जा रहा हूं, जब थीटा हमारा किसके बराबर है, 0 के।
तो थीटा को जब 0 डाल दोगे तो बीटा कितना हो जाएगा 0, और उस केस में तुम साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर यानी साइन 0 अपॉन 0, तो ये आपको पता है एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकलती नहीं, अनडिफाइंड होती है। तो हमें यहाँ लिमिट यूज करनी पड़ेगी जहाँ हम बीटा को टेंड्स टू 0 करके उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू निकल नहीं सकती है। तो हम जानते हैं थीटा 0 और यहाँ पे लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 साइन बीटा अपॉन बीटा, ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी रिजल्टिंग इंटेंसिटी मेरी यहां पे किसके बराबर हो जाएगी I0। मतलब उसी इंटेंसिटी की मुझे लाइट दिखाई देगी सेंट्रल लाइन पे जिस इंटेंसिटी की मैंने वेव क्या कराई थी, इंसिडेंट कराई थी। क्लियर है, नोट करो। तो ये तो हुई सेंट्रल लाइन की बात। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ोगे डिक्रीज करती जाएगी इंटेंसिटी। तो इसको लिख भी देंगे सेंट्रल डिफ्रैक्टिंग मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल लाइन पे बन रही है। सो सेंट्रल डिफ्रैक्टिंग मैक्सिमा। अब साइन का ग्राफ आप सबको पता है, साइन 0 वैल्यूज कहाँ कहाँ लेता है। तो एक जनरल फंक्शन है या फॉर्मूला बनाऊं तो मैं कह सकता हूं थीटा जब m पाई के बराबर होगा, जहां पे m 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, 0 वाला केस अपन ने देख लिया, क्या आ रहा है, मैक्सिमा वाला केस आ रहा है। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ बीटा इज इक्वल्स टू m पाई, और यहाँ पे भी m शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि थीटा 0 पे क्या मिला था हमको, मैक्सिमा। अब बीटा की वैल्यू क्या थी, तो बीटा किसके बराबर था, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू m पाई। यहां से पाई पाई कैंसिल, हमारा साइन थीटा कितना आ गया, m लैम्डा बाई बी। तो अब अगर मैं मिनिमा निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन मैंने अप्लाई की है, तो अगर मैं मिनिमा निकालना चाह रहा हूं तो m की सबसे पहली वैल्यू मैं क्या डालूंगा, 1। तो मुझे पहले मिनिमा की लोकेशन पता चलेगी। ये लोकेशन भी कहां से पता चलेगी, रेफरेंस लाइन से। यानी रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे जाके, तो मान लिया θ1 मान लूंगा मैं इसे पहले मिनिमा की लोकेशन को, तो कितने एंगल पे जाके मुझे पहला मिनिमा मिलेगा, इसकी जगह मुझे पता चल जाएगी। तो एंगुलर पोजीशन मुझे मिल जाएगी m की वैल्यू 1 डालने से पहले मिनिमा की, यानी उसके बीच वाले रीजन में क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमा। वही I0 इंटेंसिटी वाला जो कि सेंटर पे I0 इंटेंसिटी का था, और थीटा के बढ़ने पे धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और फाइनली जहां पहली मिनिमा मिलेगी वहां पे मैक्सिमा गायब हो चुका होगा। तो वही हमारे मिनिमा मैक्सिमा की जो सेंट्रल मैक्सिमा है, उसी की हम एंगुलर विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लाइन के ऊपर में जहां मिनिमा मिलेगा उतना ही नीचे भी मिलेगा। तो अगर θ1 मिल गया तो 2 टाइम्स ऑफ θ1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ। क्लियर है क्या मेरी बात सबको, किसी को कोई दिक्कत तो लिखो। यहाँ पे m की वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n। सो साइन θ1
will be equal to lambda by b. So theta 1 will be equal to sin inverse lambda by b. लिख लें. ये हमने फर्स्ट मिनिमा के लिए किया है. नाउ तो साइड में लिख दो फॉर फर्स्ट मिनिमा m इज इक्वल टू 1. उसके बाद साइन थीटा 1 निकाल लिया. यानी पहला मिनिमा रेफरेंस लाइन से कितने के एंगल पे मिल रहा है, सेंट्रल लाइन से कितने के एंगल पे मिल रहा है, ये पता चल गया. हो गया यहां तक. कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात, ये रही हमारी स्लिट. ये है सेंट्रल लाइन. यहाँ रख दी स्क्रीन. तो मैंने कहा कि पहली लोकेशन मिनिमा की यानी फर्स्ट मिनिमा, ये हमारी रेफरेंस या सेंट्रल लाइन से कितने के एंगल पे मिला, थीटा 1. तो जितना एंगल पे ऊपर मिलेगा उतना ही एंगल पे नीचे भी मिलेगा. फर्स्ट मिनिमा तो ये हो जाएगा हमारा थीटा 2 सॉरी थीटा 1. तो अब एंगुलर विड्थ अगर निकालनी है बीच वाले मैक्सिमा की, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1. और 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1 करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी. ये आ गई हमारे मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ. ठीक है, इसको कोई सिंबल दे देते हैं थीटा सी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. कोई दिक्कत किसी को इसमें? नेक्स्ट हेडिंग, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट. मिनिमा की बात खत्म, अब मैक्सिमा की डिस्कशन कर लेते हैं. लिखो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट. हेडिंग है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट. IR का फॉर्मूला आया था इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी दैट इज I नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, जहाँ पे बीटा किसके बराबर था, बीटा बराबर था हमारा पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा. क्लियर है? अब हमें मैक्सिमा निकालना है. तो ये जो IR है ये अपने, अरे यार ये नाटक करने लगा. IR है, ये फंक्शन है
बीटा का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैक्सिमा मिनिमा लगाते हैं हम, स्लोप 0 वाली जगह पे चेक कर लेते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, डी आई आर बाई डी बीटा, इसको पुट कर देंगे क्या, 0। तो ज़रा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा और मुझे बताओ क्या आया। फाइनली सॉल्व होके फाइनल इक्वेशन बताना। तो मैं भी कर दे रहा हूँ, हाँ आई नॉट तो हटा ही दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है वो 0 से निपट जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये गया 2 से 2 गया, बीटा से बीटा गया, तो ये आ गया अपने पास कॉस बीटा इंटू बीटा माइनस साइन बीटा बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan बीटा बराबर बीटा। ये एक इक्वेशन मिली। तो अब इसके सलूशन के लिए मैं क्या करूँगा, ग्राफ बना लूँगा, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं। तो y इक्वल टू बीटा एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी, 45 के एंगल पे होगी, और दूसरा हो जाएगा हमारा tan बीटा का ग्राफ, जो कि हमें पता है किस टाइप का होता है और किधर में इन्फिनिटी अप्रोच करता है। तो जल्दी से दोनों ग्राफ बनाओ और उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा वाली जगह को। क्लियर है? तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ y इक्वल टू बीटा लाइन। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू बीटा का। इसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे y इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना tan बीटा। तो एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अगली बार कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो ग्राफ बनाते हैं, उसी से पता चलेगा। बस एक बार इधर बना दो। तो 0 वाली जगह पे दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो 0 वाली जगह पे तो हमें पहले ही पता है क्या मिलता है। फिर दूसरा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक ग्राफ जैसा यहाँ है वैसा यहाँ होना चाहिए, ये कट नहीं करना चाहिए, सिमेट्रिकल होता है। अगर नीचे कट नहीं किया है तो ऊपर भी कट नहीं करेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अगला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ये वाली जगह हमारी क्या होगी, मैक्सिमा की मिनिमा। तो जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वो सारी जगह ही जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इस इक्वेशन के, दैट वाज मैक्सिमा। सो दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा।
क्योंकि सेंट्रल वाली को तो ना काउंटिंग में गिनते नहीं है, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा बोल के छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमारा, मैक्सिमा, दैट इज फर्स्ट। मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, तो पहला यहां मिल जाएगा फर्स्ट मिनिमा। दूसरा कहाँ मिलेगा, तो एक बार और ग्राफ बनाना पड़ेगा आगे। यहाँ कहीं कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड मैक्सिमा और ये हो जाएगा सेकेंड मिनिमा। ये आता है पाई पे, ये आता है 2 पाई पे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ग्राफ से नोटिस हो रही है क्या, कि जो फर्स्ट मिनिमा है या सेकंड वाले में ज़्यादा अच्छा क्लियर हो रहा है कि सेकंड मिनिमा का डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा से अलग अलग है। ये बात दिख रही है क्या, जो सेकंड मिनिमा है उसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के वो एकदम बीच में नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे इस वाले पैटर्न में यंग्स डबल स्लिट से एक डिफरेंस नज़र आ गया कि वहाँ पे जो भी मैक्सिमा मिनिमा होते थे वो हर किसी से इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल विड्थ के हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आने वाली नहीं है। क्लियर है? आप एक लाइन नीचे लिख दो ग्राफ के, और इसी के बारे में लिख लेते हैं। हाँ लिखो, फर्स्ट मैक्सिमा इज नॉट एग्जैक्टली मिडवे। फर्स्ट मैक्सिमा, उसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं अलग कलर से, ये है फर्स्ट मैक्सिमा। इधर देखो जरा बोर्ड पे, फर्स्ट मैक्सिमा जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया, ये इससे और इससे अगर इसकी दूरी लो तो किससे दूरी ज़्यादा है, सेकेंड मिनिमा से ज़्यादा दूर है और पहले मिनिमा के नज़दीक है। इसका मतलब एग्जैक्टली मिडवे तो है ही नहीं, तो लिखें इस बात को, इज नॉट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 2 मिनिमा एंड इट इज क्लोजर टू लो ऑर्डर मिनिमा। It is closer to low order minima and farther from high order minima and farther from high order minima, whereas in Young's double slit experiment यानी YDSC, whereas in YDSC it is in between 2 minima, whereas in YDSC it is in between 2 minima। वहाँ पे एकदम बीचों बीच इसकी लोकेशन होती थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग, ऑब्जर्विंग सिंगल स्लिट पैटर्न, ऑब्जर्विंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन, ऑब्जर्विंग single slit diffraction pattern on screen, observing single slit diffraction pattern on screen, single slit diffraction pattern on screen। अब देखो जरा, मैंने कहा हम जो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें स्क्रीन बहुत दूर रखी हुई थी स्लिट से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लैब के अंदर अगर हमें देखना है तो लैब में बहुत बड़ा साइज थोड़े होता है, स्क्रीन बहुत दूर नहीं रख सकते,
तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्लिट के आगे जो पैरेलल रेज आएंगी उनको कन्वर्ज करा देंगे एक जगह पे यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, और एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे f फोकल लेंथ का, और f डिस्टेंस पे ही स्क्रीन रख देंगे और स्क्रीन पे वो फोकस हो जाएगा और हमें मैक्सिमा मिनिमा नजर आना शुरू हो जाएगा फाइनाइट डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो जब हम लैब के अंदर ये काम करते हैं, तो जैसे ये है हमारी दो स्लिट्स, इसमें बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं। सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे जो रेज हैं, तो ये पैरेलल इंसिडेंट बीम मैंने इंसिडेंट कराई जिसकी इंटेंसिटी I0 दी हुई है, और यहाँ से थीटा के एंगल पे हर एक सेकेंडरी वेवलेट से रेज निकाल दी। और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसके आगे एक लेंस प्लेस कर दिया, और ये लेंस f फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा, इन सारी रेस को f डिस्टेंस पे दूर एक स्क्रीन पे फोकस करा देगा। तो यहाँ से जितनी भी रेस जाएंगी वो सारी यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है P, वहाँ कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस। तो ये P पॉइंट पे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा फाइनाइट डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल F। और रिजल्टिंग इंटेंसिटी हमारी यहाँ कितनी आती है, तो I0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, जहाँ पे बीटा किसके बराबर था, पाई बी साइन थीटा बाई लैम्डा। और हमें पता है कि जो थिकनेस आती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, जो कि पता चलती है पहले मिनिमा की डिस्टेंस θ1 से, तो ये भी θ1, ये भी θ1। तो एंगुलर विड्थ फोकल लेंथ के टर्म्स में अगर निकालें तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 2 थीटा और रेडियस f के बराबर, सो 2 θ1 इंटू f, और θ1 हमने निकाला था ऑलरेडी मिनिमा के लिए, साइन θ1 विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई बी ही आया था मिनिमा। तो यहाँ से θ1 डाल देंगे साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी, और इसको वहाँ पुट कर देंगे तो एंगुलर विड्थ आ जाएगी 2 इंटू एफ इंटू लैम्डा बाई बी, दैट इज़ द एंगुलर विड्थ। लिख लो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। किसी स्टेप में कोई डाउट कहीं पे, कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं तो फिर आगे लिखें। तो
तो डिफ्रैक्शन और कुछ नहीं, इंटरफेरेंस ही है, बस इसमें सेकेंडरी वेवलेट्स एज अ सोर्स ले ली जाती हैं और उन सब का पैरेलल वेव्स को लेके इंटरफेरेंस करवा देते हैं और उससे रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिलती है। और जो सोल्यूशन आया हमारे पास अभी एक इक्वेशन को सॉल्व करके, वो ये भी बता रहा है कि जितने भी मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे, एक तो उनकी इंटेंसिटी थीटा के साथ घटती चली जाएगी, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगी I0 के बराबर, और जो इनकी विड्थ है वो भी अलग अलग होगी, यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इनका विड्थ भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो पैटर्न मिलेगा उसको मैं हल्का सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कभी इस पैटर्न से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही थ्योरेटिकल बात पूछ लेते हैं कि सेंटर से दूर जाने पे क्या होगा फ्रिंज के साइज़ का और क्या होगा इनकी ब्राइटनेस का। ये बना लिया, हो गया। नेक्स्ट देखो, जो स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है, ये फ्लैट स्क्रीन कर देते हैं, मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ स्क्रीन का। ये हमारी सेंट्रल लाइन, तो यहाँ पे जो मिलेगा पैटर्न वो सबसे चौड़ी विड्थ का होगा और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं शेडिंग इसमें ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर जैसे हम दूर जाएंगे तो इसकी थिकनेस भी घटेगी और इसकी इंटेंसिटी भी घटेगी। फिर और दूर जाएंगे, थिकनेस और कम, इंटेंसिटी भी उसी हिसाब से और कम। तो मैं लाइंस काफ़ी कम ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बीच में, तो ये बता रहा है कि इंटेंसिटी और थिकनेस दोनों ही सेंटर से दूर जाने पे क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही है। तो इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है हमें इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। इसमें एक लाइन लिख दो, हेयर इन डिफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्राइट। Here in diffraction central maxima is bright, having brightness at center equal to I0। यानी केवल सेंटर पे ब्राइटनेस कितनी होती है, I0, और जैसे जैसे सेंटर से ऊपर जाओगे ये ब्राइटनेस एज अ फंक्शन ऑफ थीटा घटती चली जाती है। तो क्या लिख रहे थे हम, एट सेंटर इज इक्वल टू I0 एंड ऑन द टू साइड्स, यानी ऊपर और नीचे जाने पे, एंड ऑन द टू साइड्स it decreases, and on the two sides it decreases, and then we obtain dark fringes, on the two sides, and then we obtain the dark fringes on the two sides. Then again bright fringes are obtained. But the corresponding brightness will be very less. As compared to central maxima. But the corresponding brightness will be very less as compared to the central maxima. Next heading, difference between interference and diffraction pattern. Differences between interference and डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आप एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। एक तरफ हम इंटरफेरेंस के बारे में लिखेंगे जो हमने यंग्स डबल स्लिट में पढ़ा था,
तो अब तुमने दोनों ही पढ़ लिया है। पहला डिफरेंस जो हमें दिखाई दिया वो क्या था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस को चौड़ाई को लेके, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ इन केस ऑफ इंटरफेरेंस एंड अनइक्वल विड्थ इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट लिख लो, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ equal lengths, equal widths in case of interference and unequal width in case of diffraction. ठीक है। दूसरा, याद करो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो मैक्सिमा होता था, अगर दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी आई नॉट होती थी तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4 आई नॉट होती थी, और वो मैक्सिमा कहीं भी मिलता था हमेशा इंटेंसिटी 4 आई नॉट रहती थी और डार्क वाले की 0 रहती थी अगर दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी एक आ रही है, इक्वल आ रही है। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, इंटेंसिटीज ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही हैं। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इंटरफेरेंस में all fringes have same brightness, या ऐसे लिखना, all bright fringes have same brightness interference में, all fringes have same brightness। diffraction में all bright fringes have different brightness, all bright fringes have different brightness। इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स दो सोर्स की तरह बिहेव करती थी और इनका इंटरफेरेंस पैटर्न हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते थे इंटरफेरेंस के केस में, यानी दो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस के बीच में इंटरफेरेंस करवाते थे और पैटर्न नोट कर लिया करते थे जो स्क्रीन पे दिखता था इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही स्लिट है, उसमें बहुत सारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं मोनोक्रोमैटिक, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं यहाँ पे, और सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में इंटरफेरेंस को ही डिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये बहुत सारे मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज के बीच में हो रहा है इंटरफेरेंस, यहाँ पे केवल दो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज के बीच में हो रहा है इंटरफेरेंस जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे इंटरफेरेंस में it is due to interference of two monochromatic coherent sources. It is due to interference of two monochromatic coherent sources. It is due to interference of two monochromatic coherent sources. अब आ जाओ डिफ्रैक्शन में, उसमें लिखो डिफ्रैक्शन is obtained due to interference of several monochromatic sources. Diffraction is obtained due to interference of several monochromatic coherent sources. बस नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट है ये, illumination pattern due to diffraction by a single slit. Illumination pattern due to diffraction by a single slit. ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। डिफ्रैक्शन में तुमने पढ़ा कि जो पहला मिनिमा आता है वो सेंट्रल लाइन से θ1 के एंगल पे आता है, और उस θ1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी,
साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी। ये हमारा पहला मिनिमा यहीं पे आता है, यानी उसके बीच में क्या रहता होगा, मैक्सिमा। अब हम इसमें कई सारे केस डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा और बी के बीच का रिलेशन। तो मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था, जब किसी कार्डबोर्ड में तुम होल बड़े साइज का करोगे और सामने लाइट का सोर्स लगाओगे, पीछे स्क्रीन लगाओगे, तो तुम्हें उसमें एक लाइट का पैच मिलेगा जो कि किस शेप का होगा, सर्कुलर। यानी अगर तुम्हारे जो होल का डायमेंशन है या साइज है वो अगर लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वाला फिनोमिना डोमिनेट करेगा और हमें स्क्रीन पे एक सर्कुलर पैच नज़र आएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र नहीं आएगा। तो पहली चीज़ जो मैंने बोली वो केस 1 में लिखें। केस 1, इफ B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, इफ B is very very greater than lambda, यानी स्लिट का साइज, B क्या था, स्लिट का साइज, वो लैम्डा से बहुत बहुत बड़ा है। तो उस केस में पहला मिनिमा कहाँ मिलेगा, देखो जरा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू किस तरफ टेंड करने लगेगी, 0। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी हमें इसके करस्पॉन्डिंग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वाला फिनोमिना ज़्यादा विजिबल होगा एज कंपेयर टू डिफ्रैक्शन। यानी जब स्लिट का साइज तुम बड़ा कर दोगे वेवलेंथ के साइज से तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा, वहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से एक ब्राइट पैच मिलेगा उसी साइज का जिस तरीके का होल तुमने कार्डबोर्ड में काट रखा होगा। क्लियर है मेरी बात? इस बात को लिख लेंगे, इसी में लिख दो, दिस करेस्पॉन्ड्स टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और नो डिफ्रैक्शन। दिस करेस्पॉन्ड्स टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और नो डिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और नो डिफ्रैक्शन। इस केस में डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। केस 2, इफ B इज ग्रेटर देन लैम्डा, सिर्फ हल्का सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। इसका मतलब यहां पे स्लिट की विड्थ कंपेरेबल हो गई है किसके, वेवलेंथ के। तो आप लिख देंगे स्लिट विड्थ इज comparable to wavelength। तो इस केस में हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा क्योंकि अब थीटा 1 जो कि साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी है, इसकी अब फाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी बहुत सारी। तो उन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपको मिनिमा मैक्सिमा मिलते चले जाएंगे। तो आप नीचे लिख देंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सीन ऑन स्क्रीन। इस कंडीशन में डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सीन ऑन स्क्रीन। केस 3 बराबरी कर देते हैं अब दोनों को। केस 3, इफ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इस केस में देखो जरा, पहला मिनिमा कहाँ लोकेटेड है, सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, दोनों बराबर हो गए तो दैट इज 1, दैट मीन्स इट इज पाई बाई 2। पाई बाई 2 होने का मतलब क्या हो गया, ये रही हमारी स्लिट, पाई बाई 2। ये एंगल बढ़ते बढ़ते कब होगा, ये एंगल थीटा हुआ करता था, ये बढ़ते बढ़ते जब पाई बाई 2 होगा तो रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी इसका मतलब ये ब्राइट फ्रिंज कहां तक फैली हुई होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, यानी डार्क फ्रिंज मिलेगी ही नहीं। बात समझ में आई क्या? लिख दो इस बात को, सेंट्रल मैक्सिमा विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी इस केस में।
central maxima will extend up to infinity and no dark fringe will be seen on screen. Central maxima will be extended up to infinity and no dark fringe will be seen on screen. लेकिन ये ज़रूर होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी अगर इंसिडेंट वेव की आई नॉट है तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी वही होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, यानी इंटेंसिटी हमारी घटती चली जाएगी और घटते घटते फाइनली कहाँ पे जीरो हो रही है, इन्फिनिटी जाके, यानी पूरे में ही ब्राइट पैच मिलने वाला है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी सेंटर पे वही रहेगी जो इंसिडेंट की है, और जैसे जैसे उससे एंगल बढ़ता जाएगा ये क्या करती जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। केस 4 if बीटा इज लेस देन लैम्डा, तो देखो ज़रा, तो फिर मिनिमा की कहानी क्या हो रही है, थीटा 1 है साइन इनवर्स लैम्डा बाई बीटा, बीटा लेस देन है लैम्डा से, यानी इसकी वैल्यू 1 से बढ़ी जाएगी, जो कि हो नहीं सकती, तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, तो लिख देंगे नो मिनिमा ऑब्टेन्ड, क्योंकि साइन इनवर्स ये 1 से बड़ा जाएगा ही नहीं, साइन थीटा 1 और -1 के बीच में ही रहता है। नो मिनिमा विल बी सीन, फुल स्टॉप, उसी में आगे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन विल बी देयर, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन विल बी देयर ऑन स्क्रीन, decreasing on either side, almost uniform illumination will be there on a screen, decreasing on either side of central point, decreasing on either side of central point. एक छोटी सी एडिंग है जल्दी से, फिर डिफ्रैक्शन ख़त्म। लिखो डिफ्रैक्शन, छोटी सी आधे पेज की, डिफ्रैक्शन बाय ए स्मॉल सर्कुलर अपर्चर, डिफ्रैक्शन बाय ए स्मॉल सर्कुलर अपर्चर, तो यहाँ से एक बीम इंसिडेंट करा दी, इसमें एक सर्कुलर अपर्चर छोटा सा रख दिया, इसके आगे एक लेंस प्लेस कर दिया ताकि कन्वर्ज कर दे, और स्क्रीन पे हमने ऑब्टेन कर लिया डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हमको कुछ इस टाइप के पैचेस मिलना चालू हो गए। तो ये जो पहला पैच मिला है इसकी रेडियस सपोज़ R0 है, तो ऐसे ही अगला फिर डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर अगला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ऐसे मिलता चला जाएगा। बनाओ जल्दी। तो ये जो सेंटर पे मिला है ये मैक्सिमा है, ये है हमारा फर्स्ट मिनिमा। और ये जो सर्कुलर अपर्चर हमने की है इसका साइज़ वही मान लेते हैं जो स्लिट का लिए थे, तो सर्कुलर अपर्चर ऑफ डायामीटर B, डायामीटर स्मॉल b, इसमें लिखेंगे
द एंगुलर डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, द एंगुलर डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द direction of incident light is, from the direction of incident light is 1.22 lambda by b, 1.22 lambda by b. लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. b क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर. लिख लो. कई बार जो सर्कुलर मैक्सिमा मिल रही है सेंटर वाली लाइन पे, उसकी रेडियस पूछ ली जाती है. तो रेडियस इसकी कैसे निकालोगे? देखो, यही रेडियस, ये वाली, इसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ, ये वाली रेडियस जिसको मैंने R0 माना था, ये रेडियस कैसे निकलेगी? तो लेंस और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फोकस, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो रेडियस या आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू ये एंगल मिनिमा वाला θ1. तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी f. तो यहाँ से R0 आ गया θ1 इंटू एफ. इसको एक नाम भी दिया जाता है कभी कभी सवालों में, एयरी डिस्क. अब ना हो तो θ1 की वैल्यू भी डाल सकते हो वहां से, जो अभी हमने निकाली थी, 1.22 लैम्डा इंटू फोकल लेंथ अपॉन b. तो ये भी हमारी क्या है? रेडियस मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की. हेडिंग डाल के छोड़ दो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा. उसके बाद मॉडर्न. मॉडर्न में पहले क्या स्टार्ट करें? न्यूक्लियर नहीं, एटॉमिक. हाँ, एटॉमिक से शुरू करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ, फिर न्यूक्लियस पे जाएंगे. एक बार नोट्स देखो, कहीं पे कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, कनेक्ट नहीं हुई, क्या, क्यों, किस लिए किया, कैसे किया, तो एक बार नोट्स देख लें. कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लें. डिफ्रैक्शन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है. तो तुम्हारी किस्मत ख़राब हो, तुम्हारे साल में पूछ लिया जाए. वैसे बहुत कम आते हैं इसके सवाल. हाँ, इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है. जो चीज़ ज़्यादा दिखती है ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा बोली जाती है, बताई जाती है, पूछी जाती है. देख लो कहीं पे कोई दिक्कत. ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.